मैं आचार्य गोपाल टॉक टू एस्ट्रो के इस मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज बड़े मेरे लिए खुशी का विषय है कि मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूं और कुछ आप लोगों से चर्चा करने का मौका मिल रहा है। और मैंने आज का विषय चुना है, राहु और केतु का व्यक्ति के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कार्मिक प्लेनेट होते हैं और हमारे जीवन में जितनी भी अचानक होने वाली घटनाएं हैं, स्ट्रेस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, अचानक लाभ है या नुकसान है, या बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं, उनमें इन दोनों ग्रहों का बहुत ज्यादा हाथ होता है। मुख्य रूप से ये बेसिकली ग्रह नहीं होते हैं, इनको छाया ग्रह कहा जाता है। और ये जो है इकोनॉमिकल पॉइंट जो होते हैं, मून जो अपने में चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ, वहां पे ये जो क्रॉस करता है जिस पॉइंट को, वहां पे जो छाया छाया बनती है उसको कहा जाता है। जब वो साउथ से नॉर्थ साइड की तरफ चलता है मून, तो उसको नॉर्थ नोड ऑफ मून कहा जाता है, वो राहु होता है। और जब नॉर्थ से साउथ की तरफ गिनते हैं तो फिर उसको केतु कहते हैं। और ये जो ग्रहण होते हैं, ये ग्रहण भी राहु केतु की छाया से ही बनते हैं और इसलिए इनका हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। कुंडली में इनकी स्थिति को देखना पड़ता है कि ये किस तरह से हमें प्रभावित कर रहे हैं। ज्यादातर हमने ये सुना है, हम सभी जानते हैं कि राहु केतु ग्रहों को अफेक्ट करते हैं, कुंडली को प्रभावित करते हैं, जहां पे इनकी दृष्टियां जाती हैं उनको अफेक्शन करते हैं। वो बात भी सही है, पर यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसमें इनके दो तरह से कार्य करने का इनका तरीका होता है। एक होता है when these notes become positive, और एक जब ये निगेटिव हो जाते हैं। अगर ये राहु, मान लीजिए मैं आपको राहु के बारे में पहले बताऊं कि राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि इनकी स्वग्रही राशि होती है, और कुंभ राशि में भी इनको स्वग्रही कहा जाता है। तो ये राहु जो है, अगर इस अपने उच्च राशि में है और केंद्र में है, त्रिकोण में है, और केंद्राधिपति ग्रहों से या त्रिकोण के ग्रहों से संबंध बना रहे हैं और अच्छा संबंध बना रहे हैं और वो केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे उच्च कोटि का राजयोग देते हैं। और चूंकि राहु की एनर्जी जो है वो मल्टीपल ग्रोथ की होती है, ये किसी भी चीज को 5 गुना 10 गुना कर देते हैं, मल्टीपल इफेक्ट देते हैं उस प्रभाव को। अगर अच्छा प्रभाव हो रहा है कुंडली में तो अच्छा भी प्रभाव और मल्टीपल करके देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में फर्श से अर्श तक की जो यात्रा होती है अचानक, वो इसी राहु की मल्टीपल एनर्जी का नतीजा होता है। तो ये व्यक्ति को जो है बहुत ऊंचाइयों पे भी ले जाते हैं। और इसी तरीके से अगर निगेटिव राहु हो जाते हैं हॉरोस्कोप में, तो आदमी जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, एकदम ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आते हैं, उसमें भी इस निगेटिव राहु का रोल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप विजय माल्या को देख लीजिए, इतनी उन्होंने, उनका जो शराब का व्यवसाय था वो तो राहु से ही रिप्रेजेंटेड था। तो राहु ने उनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दी, ऊंचाइयों पर ले गया। फिर बाद में जब वो निगेटिव हुआ, योग निगेटिव बनने लगे, दशाएं बदली, तो उसी राहु ने उनको देखिए कहां से कहां ला दिया। तो इस तरह से हमें राहु के प्रभाव को अच्छी तरीके से समझ के हमें अपने कर्मों का जो, क्योंकि ये दोनों कार्मिक प्लेनेट होते हैं, तो हमें कार्मिक लेवल को समझाने में बहुत मदद करते हैं कि हमको अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। आप देखिए मित्रों की राहु और केतु को 5वीं दृष्टि दी गई, पंचम दृष्टि, ट्राइन एस्पेक्ट जिसको कहते हैं, जो कि सिर्फ देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। ये पंचम दृष्टि जो राहु की होती है, ये इनको क्यों दी गई? अगर ये अफ्लिक्ट करते हैं, हमेशा खराब ही इफेक्ट देते हैं, तो उसको ट्राइन एस्पेक्ट क्यों प्रदान किया गया, उसको ये दृष्टि क्यों दी गई? उसका कारण ये है मित्रों की, क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं और छाया हमारी होती है कर्मों की। व्यक्ति अपने जन्म में, जीवन में अच्छे भी कार्य करता है, बुरे भी कार्य करता है, बहुत सारे तरह तरह के मिले जुले कार्य करता है। तो उन सारे कर्मों की
लेयर क्रिएट होती है। अच्छे कर्मों की अच्छी लेयर होती है, बुरे कर्मों की बुरी लेयर होती है। और व्यक्ति मिले जुले काम करते हुए जब मृत्यु को प्राप्त होता है और नेक्स्ट बर्थ में जाता है, तो ये सारे कर्म जो है वो हमारे राहु केतु के रूप में, छाया ग्रहों के रूप में, हमारे कर्मों की छाया के रूप में हमारे नेक्स्ट बर्थ में कैरी करते हैं। अब वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मिले जुले भी होते हैं। तो इस वजह से राहु जो दृष्टियां राहु की पड़ती हैं, पंचम दृष्टि किसी भी हाउस पर, वहां पे एनर्जी का फ्री फ्लो होता है। उस फ्री फ्लो की वजह से, एनर्जी की वजह से राहु ने अगर अच्छा प्रभाव देना है तो वो अच्छा दे के रहेगा, उसको कोई चीज रोक नहीं सकती, बिकॉज ऑफ दैट ट्राइन एस्पेक्ट, पंचम दृष्टि की वजह से। अगर बुरा फल देना है, खराब चीजें करनी है, कर्मों का हिसाब किताब होना है, इक्वलाइजेशन ऑफ कर्मा जो होता है वो क्रिएट होना है, तो वो भी इसी ट्राइन एस्पेक्ट की वजह से होगा। इस वजह से इनको पंचम दृष्टि दी गई है, राहु और केतु को, ताकि उनकी एनर्जी का जो फ्री फ्लो हमारे लाइफ में है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो अच्छी तरीके से हो सके, उसका अनुभव हमें प्राप्त हो सके, ताकि हम उन कर्मों से उनको पूरा करके, उनको बराबर करके जीवन में आगे बढ़ सकें और हमारी मुक्ति हो। तो इस तरह से हमें सबसे पहले राहु केतु को कुंडली में इस प्रकार से देखना, समझना है कि ये निगेटिव प्रभाव दे रहे कि ये पॉजिटिव प्रभाव। हमेशा इनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये राहु है, केतु है, तो ये जो है बहुत खराब ही प्रभाव देगा या गलत ही प्रभाव देगा। और इनको इनके इनके जो एस्पेक्ट हैं वो मैंने आपको अभी बताई। और राहु जो है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी है, वो आसक्ति की एनर्जी, इन्वॉल्वमेंट है, माया है, उन्माद है, पैशन है। जिस भी हाउस में राहु बैठते हैं, उस हाउस से रिलेटेड चीजों में व्यक्ति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसको अंदर से हमेशा प्यास लगी रहती है। और राहु इस तरीके की अनसेशिएबल डिजायर देता है जिनकी कभी पूर्ति नहीं होती है, वो प्यास बनी ही रहती है, बनी ही रहती है, बनी ही रहती है। क्योंकि राहु जो है वो हेड है, उसके पास बॉडी नहीं है, तो वो उसका पेट कभी नहीं भरता है। वो चीजों को जितना भी उसमें मिल जाए, उसको जितनी भी चीजें होती चली जाए, वो उनमें लगा रहता है। और इसी वजह से उस हाउस से रिलेटेड जो आसक्ति होती है, माया होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, अटैचमेंट होता है, उस चीज से वो बहुत बुरी तरह से जुड़ा रहता है। और उस हाउस से रिलेटेड व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम भी इसी कारण आती हैं, क्योंकि वो उसका उन्माद है। तो हमें उस हाउस के मैटर को प्रॉपरली समझना चाहिए कि ये राहु हमें जीवन में किस तरह की राह दिखा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है मित्रों कि वो हमें गलत राह दिखा के, हमें गलत उन्माद में फंसा के, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, जैसे जुआ सट्टे की प्रवृत्ति होती है, जैसे बहुत ज्यादा आदमी का दिमाग पैसा कमाने में लग जाता है, तो वो गलत और सही को बगैर ध्यान दिए जुड़ जाता है उसमें, बस इसी उन्माद में लगा रहता है, पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी है, और पैसा कमाने में लग जाता है, सही और गलत को बगैर ध्यान दिए हुए। और अगर बुरा राहु होता है, अफ्लिक्टेड राहु होता है कुंडली में, तो वो व्यक्ति को समाज विरोधी बना देता है। वो कोई नियम कानून की परवाह नहीं करता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ को देखकर मति भ्रम हो जाता है, उसको अंधा हो जाता है, और उसमें वो कार्य करता चला जाता है। और जिसे वो उन्नति समझता है, वो अंत में राहु मल्टीपल ग्रोथ देने के बाद उसको फंसा देता है उसके उसी कार्यों में, और उसके बाद उसका फॉल हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको, राहु को और केतु को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास जितनी भी हॉरोस्कोप आती हैं, इतने वर्षों से मेरा अनुभव है, उनमें जो लोगों की मेजर प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं से इस राहु केतु से ही जुड़ी होती है। हम अगर राहु केतु को प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस करें चार्ट में, तो हमको उसका असली लेवल समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ से जनरेट हो रही और क्यों जनरेट हो रही। अब मैं आपको ये बताऊं कि राहु केतु
कार्मिक ग्रह हैं, कितने तरह से वो प्रभाव देते हैं। देखिए राहु जिस घर में बैठे होते हैं, हाउस में बैठे होते हैं, वहां पे जिस कोई अगर दूसरा ग्रह भी बैठा हुआ है तो उसके साथ वो उसका प्रभाव देते हैं। वो जिन ग्रहों का स्वामी है उसका प्रभाव राहु देते हैं। फिर अगर कोई ग्रह राहु पे दृष्टि कर रहा है तो वो राहु उसका भी प्रभाव देते हैं। जिस राशि में राहु बैठे हुए हैं वो उसके अधिपति बन जाते हैं, उसके एजेंट बन जाते हैं, उसका भी पूरा पूरा इफेक्ट देते हैं। वो प्लेनेट जहां बैठा है, जहां राहु बैठे हुए हैं, उसका जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ बैठा हुआ है, किन ग्रहों का मालिक है, उसका भी राहु इफेक्ट देते हैं। उसके बाद राहु किस नक्षत्र में है, वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, किन हाउस से इन्वॉल्वमेंट है उनका, उसका भी प्रभाव देते हैं। यहाँ तक राहु जिस नवमांश में बैठे हुए हैं, वो नवमांश पति जो होता है उसका भी राहु बहुत जबरदस्त प्रभाव देते हैं। और उनकी पंचम, नवम और सातवीं दृष्टि तो होती ही है जहां वो बैठे होते हैं। तो अब आप स्वयं अंदाज लगाइए, अनुमान करिए कि ये कितनी हाउसेस से और कितने तरह की एनर्जी से ये राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो कि सामने से अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि इस हाउस में राहु बैठा हुआ है और यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, लेकिन उसको अगर हम पूरी तरीके से प्रॉपरली गो इनटू द डेप्थ ऑफ राहु एंड एनालाइज इट प्रॉपरली, उसको गहरे में जब हम जाके देखें तो वो हमारे जीवन के बहुत सारे आयामों से, बहुत सारे घरों से, हाउसेस के मैटर से जुड़ा हुआ होता है। और यही कारण है कि वो जो उसके अच्छे या बुरे, जब खास तौर से बुरे प्रभाव जब सामने आना शुरू होते हैं तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कई ज्योतिषी भी उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं और वो खाली दशा देख के या इस तरह से चीजों को देख के सतही तौर पर सिर्फ बता देते हैं। और व्यक्ति फिर बाद में शिकायत करता है कि साहब आपने मुझे उपाय बताया, आपने ये बताया, मेरा ये काम ऐसे हो जाएगा, लेकिन हुआ तो नहीं। फायदा बताया था, वो फायदा नहीं हुआ, उल्टे उल्टा नुकसान हो गया। शुरू में थोड़ा फायदा हुआ, बाद में नुकसान होने लगे। इसका कारण यही है मित्रों कि वो जो सामने से अच्छे हाउस को दिखा रहा था और उसके साथ साथ वो इतनी लेयर से निगेटिव हाउसेस से जुड़ा हुआ था, तो वो जब सारी चीजों का इफेक्ट देगा एक साथ, तो वो चीजें जो हैं वो बहुत इंटेंसिटी से जिंदगी में वो घटनाएं घटती हैं और वो चीजें हमारे सामने आती हैं। और चूंकि वो भ्रम फैलाता है, आदमी को जल्दी उस बात को समझ ही नहीं पाता वो व्यक्ति कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, फोबियाज हैं, डर है, अनकॉल्ड फॉर फियर है, कभी समाप्त न होने वाली चाह है, ये सारी चीजें राहु की देन होती है। और इसकी इन तरीके के उन्मादों में व्यक्ति फंसा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब आजकल लोगों को इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा शौक होता है, पैसा लगाया जाए, और खासतौर से शेयर मार्केट लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं कि मनी को इन्वेस्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। राहु मल्टीपल ग्रोथ का प्लेनेट भी होता है। कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा लोगों से कि इन्होंने इसमें पैसा लगाया और बहुत ज्यादा कमा लिया, बहुत ज्यादा उनको पैसा ग्रोथ हो गया पॉजिटिव राहु की वजह से। लेकिन मित्रों, ज्यादातर लोगों की कुंडली में राहु अच्छे नहीं बैठे होते हैं, पॉजिटिव नहीं बैठे होते हैं, और वो अगर पंचम, अष्टम और 12वें भाव से जुड़े हुए हैं राहु, तो कभी भी वो मित्र लोग जो हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भले ही क्रॉन दिन के लिए कमा लें, लेकिन बाद में उनको निश्चित रूप से नुकसान होगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे पास बहुत सारे चार्ट आते हैं, उसमें देखता हूँ मैं राहु की अंतरदशा चल रही है और व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और शुरू में प्रॉफिट कमाने लगा, बाद में उसको इतना नुकसान हो गया, सारी चीजें उसकी फंस गई, पैसा फंस गया, कर्ज ले लिया, बहुत टेंशन में होता है व्यक्ति। तो कृपा करके कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें
खासतौर से स्टॉक मार्केट में या इवन प्रॉपर्टी के लेन देन में या और भी कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा, तो अपने कुंडली में दूसरी चीजों को देखने के अलावा राहु केतु को जरूर समझ लीजिए, उनकी स्थिति को जरूर समझ लीजिए कि वो किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं, और आने वाले समय में 2 साल में 4 साल में ये राहु का हमारे चार्ट पे किस तरह का प्रभाव है। अगर वो निगेटिव प्रभाव है तो कृपया अपना पैसा बैंक में रखें, संभाल के रखें, वो ज्यादा बेटर होगा बजाय इसके कि आप उसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करें और वो फंस जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा लोग गलत प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये सारी चीजें निगेटिव राहु देता है। पॉजिटिव राहु भी होता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव राहु होता है। 3, 6, 10, 11 जो कुंडली के भाव होते हैं, जिनको उपचय हाउस हम लोग बोलते हैं, इनमें अगर राहु विराजमान हो और केंद्र और त्रिकोण के शुभ ग्रहों के साथ जुड़े हुए हों, या उनके डिस्पोजिटर, राहु केतु के डिस्पोजिटर इन हाउसेस में बैठे हों आपस में अच्छा एस्पेक्ट बना के, तो ये राहु बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है और व्यक्ति को अपने इन्वेस्टमेंट से, इवन शेयर मार्केट से या और भी बहुत सारी चीजों से बहुत ज्यादा लाभ कमा के देता है। उसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को बहुत ज्यादा गेन होता है। ये जो अर्श से फर्श की यात्रा होती है या फर्श से अर्श की यात्रा, जैसा मैंने आपको बताया कि वो राहु के ही कारण होती है। दूसरी चीज, आजकल ये जो समाज में हमारे युवा वर्ग है, बहुत ज्यादा लोग मित्र बना रहे हैं एक दूसरे को, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, लव अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हो गया है सोसाइटी में, बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसमें मैं ये देखता हूँ कि ये जितने भी संबंध बनाते हैं, सो कॉल्ड लव अफेयर्स भी होते हैं या जो भी होते हैं, इसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा रिश्ता मिलता है, अच्छा साथी मिलता है, या जो जिसे प्रेम कहते हैं, प्यार कहते हैं, उसकी वास्तविक उनको प्राप्ति होती है। मगर ज्यादातर देखने में यही आता है कि बिकॉज ऑफ दिस राहुज एडवर्स पोजिशन इन द हॉरोस्कोप, और खास तौर से उस समय अंतर दशा या अंतरदशा चल रही होगी, तो व्यक्ति और वीनस का भी कुछ अफ्लिक्शन हो रहा होगा, तो व्यक्ति इस तरीके के लुभावने धोखे में आ जाता है और गलत रिश्ता बना लेता है, गलत लोगों से दोस्ती कर लेता है, गलत लोगों के चक्कर में फंस जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, और बाद में देखने में ये आता है कि साल 6 महीने के बाद वो व्यक्ति को लाभ तो क्या ही होता है, खुशी तो क्या मिलती है, शांति तो क्या मिलती है, एंजॉयमेंट भी कुछ नहीं होता है, बस वो एक मृत तृष्णा में फंसता चला जाता है। क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आया है वाली बात होती है। फिर वो सोचता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और उस जाल में इतना उलझ जाता है कि लोगों को मैंने देखा सुसाइडल टेंडेंसीज तक आने लगती कि अब जी के क्या करना, अब तो हमको धोखा ही मिल गया, मेरा दिल ही टूट गया। तो ये सारी चीजें आप जो है कभी भी थोड़ा सा अगर अच्छी तरीके से अपने हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति को देख लें, पहचान लें, और अगर जरा भी निगेटिविटी हो तो कृपा करके इन सारे उसमें मत पड़ें, वरना आप जो है वो सिर्फ परेशान होंगे और कुछ नहीं होगा, आपको कष्ट ही मिलेगा। तो मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु जो पॉजिटिव है, निगेटिविटी बहुत सारी चीजें मैंने बता दी आपको। पॉजिटिव राहु का जैसे मैंने आपको बताया कि राजयोग भी देते हैं, धन भी देते हैं, अचानक तरक्की भी देते हैं, मल्टीपल ग्रोथ कराते हैं करियर में। तो उसके साथ साथ आजकल जो है वो कलयुग है। अब कलयुग, राहु जो है वो कलयुग का राजा कहा जाता है। इंटरनेट, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायरस, वर्चुअल रियलिटी, वीडियो गेम्स, ये जो इस तरीके की सारी चीजें हैं, इन सब में राहु का योगदान है। राहु इन सारी चीजों को पॉजिटिवली देता है। अगर कुंडली में राहु पॉजिटिव बैठा हो तो व्यक्ति इन सारी चीजों में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर सकता है, आगे जाते हैं।
और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर ये राहु पॉजिटिव होता है जब, तो व्यक्ति को रिसर्च में ले जाता है। 8th हाउस में अगर उच्च का राहु हो या स्वराशि का भी राहु हो तो बहुत अच्छा व्यक्ति रिसर्च वाला बन जाता है, बहुत अच्छे डेप्थ में जाके वो एनालिसिस करके ग्रोथ करता है। इवन एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी जो होते हैं उनकी भी कुंडली में ये राहु का कहीं ना कहीं से 8th हाउस का पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी वो बहुत सारा ज्यादा चीजों को पॉजिटिव एनालाइज करके और बताते हैं। वरना फिर वो अगर ये निगेटिव राहु होता है तो फिर वो जो तंत्र मंत्र गड्ढा ताबीज का निगेटिव इफेक्ट जो होता है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, वो सब शुरू हो जाता है और व्यक्ति खुद भी इन सब चक्करों में फंस के उलझ जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव राहु होता है तो इन सब चीजों से रिसर्च में और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आपको प्रोग्रेस देता है। कोई भी जो आपके अंदर अनयूजुअल टैलेंट है, फिर चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो या खिलाड़ी हो, प्लेयर हो, और बहुत बड़ा वकील, बहुत अच्छा वकील हो, साइंटिस्ट हो, सर्जन हो, तो वो जो अनयूजुअल टैलेंट होता है, वो जो थोड़ी अलग लीग से अलग हट के जो प्रतिभा होती है, वो पॉजिटिव राहु की देन होती है। पॉजिटिव राहु आपको उन सारी चीजों में एक विशिष्ट तरह की बुद्धि, दिमाग और सोच देता है जो आम आदमी से अलग हटके होती है, जिसके वजह से वो आपको उन सारी क्षेत्रों में, उन सारी चीजों में उपलब्धियां, बहुत अच्छी उपलब्धियां देते हैं। तो ये पॉजिटिव राहु का काम है। अब मैं आपको थोड़ा सा केतु के बारे में भी बता दूं। केतु जो है वो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहते हैं और हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं। यानी अगर वृष राशि से जाएंगे तो फिर मेष में जाएंगे, ऐसे उल्टा चलते हैं। तो केतु राहु के सामने होते हैं। केतु जो है वो मोक्ष है, आध्यात्मिक उन्नति देते हैं केतु। केतु हमारे पूर्व जन्म के अनुभवों का पूरा निचोड़ होता है। इसीलिए केतु जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस से व्यक्ति को उससे रिलेटेड मैटर्स में विरक्ति होती है। वो आई नो ऑल वाली फीलिंग्स उसको होती है, डेजा वू वाली फीलिंग्स होती है कि मुझे पता है, मैं समझता हूँ, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, इसमें कुछ नहीं करना। उसके सबकॉन्शियस माइंड से उन चीजों के प्रति एक कटाव होता है। या फिर वो केतु अचानक कार्य करता है तो आपको जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं होंगी और वो उनसे आपको अच्छे या बुरे तौर से अलग कर देगा। केतु मोक्ष का भी कारक होता है। केतु वो मुक्ति होती है मित्रों जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद आती है। नॉलेज सेट्स यू फ्री। ज्ञान ही मुक्त करता है जीवन में, और कुछ भी नहीं मुक्त करता है। अज्ञान ही जीवन में फंसाता है। तो निगेटिव राहु अज्ञान है, आसक्ति है, अटैचमेंट है। और पॉजिटिव राहु, पॉजिटिव केतु, वो विरक्ति है, उस ज्ञान से प्राप्त की हुई मुक्ति है। 12वें भाव में केतु जो है मोक्ष का भी कारक होता है, मोक्ष को भी प्रदान करता है। मोक्ष का मतलब आवागमन से मुक्ति, एक जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मोक्ष का एक और मतलब होता है जो हमें इस दुनिया में मिलता है कि हमें हमारी समस्याओं से, हमें हमारी मानसिक पीड़ा से, कष्टों से, जो हमारे भ्रम दिमाग में फंसे हुए हैं, जिनके कारण हम माया में उलझे हुए हैं, उन चीजों की भी अगर हमें बुद्धि हो जाए, समझ आ जाए, तो उनसे जो मुक्ति होती है उनको भी केतु हमें देते हैं। बृहस्पति के साथ अगर केतु हो तो बहुत अच्छा व्यक्ति को, केंद्र और त्रिकोण के में बैठे हों तो बहुत अच्छा व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक दिशा में आगे तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है। जितने धार्मिक अच्छे गुरु होते हैं आप देखिए उनके कुंडली में बृहस्पति और केतु का जरूर आपको संयोग मिलेगा पॉजिटिव। और अगर केतु निगेटिव हो जाते हैं तो वो मानसिक भ्रम, उलझन, टेंशन, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बहुत परेशानी होगी। राहु और केतु के बारे में मैं एक बात और बता दूं आपको मित्रों, कि राहु जो है वो काम करने के बाद रोता है। आप सोचेंगे क्या कह रहा हूं मैं। लालच से और चीजों को भ्रम में फंसने से, इल्यूजन से
वो काम कर लेता है अपना फायदा समझ के, और उसके बाद रोता है कि ये क्या किया मैंने, ये कहाँ मैं फंस गया। और केतु जो है वो काम करने से पहले ही रोने लगता है अगर निगेटिव होता है, क्योंकि वो मुक्ति है, अनुभव है। वो बार बार सोचता है क्या करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये ठीक तो होगा, गलत तो होगा। तो इस कारण से वो असमंजस में रह के निर्णय ही नहीं ले पाता है, तो वो काम से करने से पहले ही उसको परेशानी होने लगती है। लेकिन अगर पॉजिटिव होते हैं इन दोनों, तो फिर ये चीज बिल्कुल अलग होती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि चूंकि जो मासेस है, जो लोग हैं, जनरली बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये राहु केतु कार्मिक इफेक्ट देते हैं, तो इसकी वजह से उनका निगेटिव इफेक्ट ज्यादा समझ में आता है। लेकिन मित्रों, अगर इस ऊर्जा को, इन एनर्जीज को समझा जाए, तो थोड़ा सा हम इसका उपाय करके और अपने माइंडसेट को चेंज करके हम इन दोनों प्लैनेट्स की निगेटिविटी को से बच सकते हैं, हट सकते हैं, इनसे इनसे दूर जा सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस कर सकते हैं, और इनका आशीर्वाद मिल सकता है। राहु अगर निगेटिव होगा तो इसके लिए आप जो है वो सिर्फ भगवान शिव के पंचाक्षरी जो मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, अगर वो व्यक्ति नियमित रूप से एक माला रोज कर ले, नियमित रूप से, तो राहु का निगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा खत्म हो। राहु सर्प है, शिव जी गले में अपने सर्प धारण किए रहते हैं, तो जब शिव जी का ये मंत्र हम जप करते हैं तो राहु के नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पॉजिटिविटी में बदल जाता है। दूसरी बात, जिसको राहु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उनको आपने देखा होगा कि वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, उनको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, हुआ बहु की स्थिति बनी रहती है, अनकॉल्ड फॉर फियर रहता है, कई बार फोबिया भी कोई चीजों को लेकर हो जाता है, बहुत डरे डरे से रहते हैं। वो राहु धुएं का कारक होता है, तो धुआं धुआं थिंकिंग उनकी रहती है, बात समझ में भी आती है, बात नहीं भी समझ में आ रही है, निर्णय लेने में बड़ी बहुत परेशानी होती है, कष्ट होता है। तो उसके लिए राहु जो है, चंदन, अगर आप चंदन का बहुत ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, चंदन अपने पास रखें, चंदन की खुशबू रखें, रात को भी चंदन अगर अपने सिरहाने के पास अगर आप रख के सोएं और ये ओम नमः शिवाय का मंत्र करें, तो ये दोनों चीजों से आपको राहु का निगेटिविटी, राहु की बहुत कम हो जाती है। और राहु के मंत्रों का भी अगर नियमित रूप से जप करें तो भी हमें लाभ मिलता है। साथ ही साथ दुर्गा जी के मंत्र, दुर्गा जी की उपासना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जो मंत्र है, ये भी अगर हम करें लगातार, तो राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, राहु नेगेटिविटी अपनी बंद कर देते हैं। केतु मित्रों जो है वो गणेश जी, उसके उपासक गणेश जी की अगर हम उपासना करें तो केतु का नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाता है। मंदिर में, किसी मंदिर में जाके झंडा लगा दें, झंडा लगवा दें, केतु झंडे का प्रतीक भी होता है, विजय का भी प्रतीक होता है, तो झंडा लगाने से और गणेश जी के मंत्र पुण्य से, और साथ ही साथ केसर, केसर का उपयोग करें, केसर का तिलक अगर रोज हम अपने माथे पर लगाएं, और हल्दी का उपयोग करें, क्योंकि केतु का कहीं ना कहीं बृहस्पति से बहुत अच्छा संबंध होता है, बृहस्पति की राशियों में भी वो बहुत अच्छा संबंध देते हैं, धनु राशि में उच्च क्यों होते हैं, तो केतु को, और बृहस्पति तो आप जानते ही हैं वो मित्रों कि वो बेनिफिट प्लेनेट होता है, बहुत अच्छा प्लेनेट होता है। तो केतु के इफेक्ट को अगर बृहस्पति की तरह हमें मोड़ना है, तो हमें मंदिर में सेवा करें, केसर तिलक लगाएं, साधु संतों की, गुरुजनों की जितनी हो सके सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो केतु जो है वो बहुत ज्यादा निगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। मित्रों, समय हो चला है। राहु केतु के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें बोलने को, मगर समय की सीमा है, तो मुझे अपने वाणी को यहीं पे विराम देना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष हमें मार्ग दिखाने की विधा होती है। मेरे जीवन में किस तरह के एनर्जीज हैं प्लैनेट्स की, उसको हम किस तरह से उपयोग करें, कौन से डूज एंड डोंट्स करें, जिसके वजह से हम अपने
अपेक्षित फल को प्राप्त कर सकें और एक अच्छी जिंदगी बिता सकें। ज्योतिष खाली इसलिए ही नहीं बना है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, उन्नति कब होगी, ये फायदा कब होगा, शादी कब होगी, वो तो एक है, घटनाएं अपनी जगह हैं, पर असली ज्योतिष का उद्देश्य ये है कि स्वयं के बारे में जानना, अपनी कार्मिक एनर्जी को पहचानना और अपनी आगे की ग्रोथ को सुनिश्चित करना। और उसको, उन चीजों को समझने के लिए ज्योतिष बहुत अच्छा वरदान है। ज्योतिष से अच्छी कोई विधा नहीं होती है जो हमें इस तरह का ज्ञान दे सके। ज्योतिष जो है वो हमको भाग्य बताने के साथ साथ भाग्य बनाने की भी विधा है, ये हमें समझना चाहिए। अगर हम इन एनर्जीज को प्रॉपरली समझ लेंगे तो हम अपने भाग्य को बना सकते हैं। हम भाग्य को अंधों की तरह फॉलो नहीं करेंगे, उसकी निगेटिविटी के पीछे नहीं जाएंगे। हम अपने भाग्य को बना सकते हैं अपने कर्म द्वारा, अपने अपने ज्ञान द्वारा। तो इन सारी चीजों को हम समझें और ज्योतिष का हम समुचित उपयोग कर सकें, यही ज्योतिष का उद्देश्य है। अंत में जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगा छोटी सी, वो ये है कि हम सभी, आपको पता है कि अपने मन से कितना प्रभावित होते हैं, अपने मूड से कितना प्रभावित होते हैं, और मन में जो हमारे भावनाएं आती हैं, जिस तरह के उद्वेग आते हैं, तो हम उस तरह से उस दिन वो एक्शन ले लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। तो चूंकि राहु केतु की चर्चा चल रही थी, तो अक्सर क्या होता है कि जिस दिन आप अगर देखिए चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में होते हैं, और वो राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, केतु के भी 3 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में होंगे, और अगर आपके राहु केतु निगेटिव बैठे हुए हैं तो आपको उस दिन दिमाग मूड खराब होगा, सवेरे से ही टेंशन होगा, उलझन होगी। किसी से अगर झगड़ा चल रहा है तो अंदर से बार बार इस तरह का आएगा कि आज फैसला कर लेंगे, आज लड़ लेंगे, आज बात कर लेंगे। और कई बार आप फोन से बात कर लेते हो, झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में आप पछताते हो या ऐसी बातें बोल जाते हो नेगेटिव, बाद में आप सोचते हो कि मैंने ये ना बोलता तो ज्यादा अच्छा था। तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है, भले ही अगर आप देख सकते हो तो जरूर देख लीजिए कि राहु के नक्षत्र में है चंद्रमा की नहीं है, परंतु अगर आप नहीं भी देख सकते हो तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर दिमाग में मन आपको बहुत ज्यादा किसी दिन उद्वेलित हो, आपको बहुत ज्यादा अंदर से भड़काए निगेटिव डिसीजन लेने के लिए, गलत काम करने के लिए, कोई निगेटिविटी बहुत ज्यादा दिमाग में अंदर से हावी हो रही है, तो आप उसी दिन फैसला करना चाहते हो कि नहीं आज इसको हम आर पार कर देंगे, समझ लीजिएगा कि वो राहु का नेगेटिव इफेक्ट है और आपको वो उकसा रहा है आपके मन को, और आपका वो कर्म निकलने वाला है वहां से, हो सकता है जिसके लिए आप पछताएं बाद में। उसका सीधा सा उपाय है कि आप उस समय थोड़ा सा अवेयर हो जाइए और अपने मन से कहिए कि ये निगेटिव वाला जो भी काम है मैं आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। उसको मना मत करिए, वरना अंदर से वो बहुत ज्यादा आपको फोर्स करता है, नहीं करो करो। आप सिर्फ उससे इतना करिए कि कहिए, अपने मन से बोलिए कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, आज नहीं करूंगा। तो मित्रों, आप दूसरे दिन देखेंगे राहु का नक्षत्र बदल गया। राहु के बाद गुरु का नक्षत्र आता है। गुरु सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, शुभ एनर्जी होती है। तो आपको वो जो आप सो कॉल्ड निगेटिविटी आपके दिमाग में हवर कर रही थी, वो आप वो काम दूसरे दिन आपका मन ही नहीं करेगा करने। और वो बुरी घड़ी, वो बुरी घटना, वो बुरी बात जो आप कर सकते थे या हो सकती थी, वो टल जाएगी सिर्फ एक दिन से टालने से। तो ये चंद्रमा का उपाय है छोटा सा, जिसे हम सब कर सकते हैं। और जब भी कभी शुभ विचार आए, अच्छा विचार आए, कोई भी अच्छा कार्य करने का विचार आए, तो समझ लीजिए चंद्रमा शुभ ग्रहों के नक्षत्र में चल रहे हैं। उसको मत टालिए कल पे, वरना वो कल कभी नहीं आएगा। उसको तुरंत करिए, आज करिए, अभी करिए। तो अगर इस तरह से हम अपने जीवन को रोज रोज छोटी सी चीजों में करते रहेंगे तो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव निर्णय बढ़ते जाएंगे, हम पॉजिटिव काम ज्यादा करेंगे, हमारी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ होगी और नेगेटिविटी हमसे दूर चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। और आज किसी वजह से आपके प्रश्न उत्तर वाला वो नहीं हो पाया, तो हम आगे प्रयास करेंगे कि उन चीजों को लें। लेकिन जिन मित्रों को भी अपनी हॉरोस्कोप में इस तरीके की राहु केतु से निगेटिविटी या कोई इफेक्ट दिखाई देता होता, तो सभी के हॉरोस्कोप में है कुछ ना कुछ, तो आप हमसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं टॉक टू एस्ट्रो के पोर्टल के माध्यम से। और वहां पे हम आपको आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में डिटेल्स में बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।